प्रशांत की बात सुनकर अर्पिता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है और वो तुरंत पीछे मुड़ती है और धीरे से कहती है, आप आ गए प्रशांत जी। प्रशांत सफेद शर्ट और काली पैंट पहने, होठों पर मुस्कुराहट रखे चलता चला आ रहा है। उसके पीछे परम और श्रुति भी चले आ रहे हैं। प्रशांत को देख अर्पिता के मुंह से जगजीत जी की गाई गजल के बोल निकल पड़ते हैं, जो वो हौले हौले गुनगुनाने लगती है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। धीमी आवाज में गाने पर भी प्रशांत सुन लेता है। वो आकर अर्पिता के पास ही खड़ा हो जाता है। त्रिशा प्रशांत को देख फौरन उसके पास आने को मचलने लगती है। चाचू चाचू कह त्रिशा चित्रा की गोद से प्रशांत के पास आने के लिए लटक जाती है, जिसे देख प्रशांत के साथ साथ बाकी सबकी भी हंसी छूट जाती है। हाँ हाँ, अब काहे मम्मा याद रहेगी इन्हें, अब तो बस ये और इनके चाचू, बस यही दो बचेंगे, चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है और त्रिशा को प्रशांत की गोद में दे देती है। तो मेरी एंजल कैसी है? और मैं कुछ देर बाहर क्या रुक गया भाई, आपने तो शरारतें ही शुरू कर दी। हाँ, प्रशांत ने बच्ची की ओर देखकर उससे कहा। उसकी बात सुनकर नन्ही त्रिशा कहती है, चाचू आपको कैसे पता कि हमने शरारत शुरू कर दी? नहीं चाचू, हमने कुछ नहीं किया। आप ना इन नई वाली स्वीट सी दीदी से पूछ लो। दीदी आप बताओ ना चाचू को कि एंजल ने कुछ नहीं किया। त्रिशा ने अर्पिता की ओर इशारा करके कहा। त्रिशा की प्यारी सी आवाज सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बच्ची बिल्कुल सही कह रही है प्रशांत जी, उसने कुछ नहीं किया, गलती तो हमारी थी और उसके लिए हम सॉरी हैं लिटिल एंजल। कहकर अर्पिता दाएं हाथ से अपने कान पकड़ लेती है। अरे दीदी आप भी कितनी जल्दी भूल जाती हो ना, अभी अभी मम्मा ने कहा था कि कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी चौली कह रही हो। और प्रशांत के कान के पास जाकर धीरे से कहती है, देख लो चाचू, दीदी आपकी नकल कर रही है, ऐसे ही आप भी तो चौली कहते हैं ना, क्या हम दीदी चकाएं कॉपी कैट? चुप रहिए आप, अगर उन्होंने सुन लिया तो आपको बहुत डांटेंगी और साथ ही साथ मुझे भी, प्रशांत ने धीमे से नन्ही त्रिशा से कहा, जिसे सुन उसने अपने होठों पर उंगली रख ली और ये देखकर अर्पिता मुस्कुरा देती है। मुझे अच्छा लगा जो तुम मेरे एक बार कहने पर यहाँ आई अर्पिता, प्रशांत अर्पिता से कहता है और त्रिशा को लेकर आगे बढ़ जाता है। प्रशांत के जाने के बाद अर्पिता सोचती है, आप तो पूरी बात सुने बिना ही यहाँ से चले गए प्रशांत जी, एक बार हमारी बात तो सुन लेते तभी आगे बढ़ते। प्रशांत के वहां से जाने के बाद श्रुति अर्पिता की ओर देखती है। हाय अर्पिता, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, श्रुति ने आगे बढ़कर अर्पिता को गले लगाते हुए कहा। उसकी बात सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए उसके गले से अलग होती है और कहती है, अच्छा तो हमें भी बहुत लगा श्रुति, लेकिन तुमने अभी तक बाकी मेंबर्स से हमारा परिचय नहीं करवाया। अरे बस इतनी सी बात, चल अभी इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। तो सबसे पहले मिलो मेरी सबसे प्यारी भाभी की सबसे प्यारी दोस्त चित्रा से। चित्रा दी, ये मेरे कॉलेज में बनी नई नई दोस्त है अर्पिता, अर्पिता व्यास। चित्रा, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका अर्पिता। जी धन्यवाद, हमारे दादाजी ने रखा था। अच्छा, तो आपको भी मैं कहने की जगह हम कहना पसंद है। अर्पिता चित्रा की बात का मतलब समझ नहीं पाती है, तो वो चित्रा से कहती है, हम कुछ समझे नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? चित्रा, अर्पिता कुछ खास मतलब नहीं है, ये तो बस इसलिए कहा कि मेरी दोस्त भी बिल्कुल आप ही की तरह बातें करती है, हम हमारे इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। आपकी बात सुनी तो बस राधिका की याद आ गई, अगर वो यहाँ होती ना तो आपसे मिलकर बहुत खुश होती। कोई बात नहीं चित्रा जी, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी मुलाकात भी उनसे जरूर होगी, जैसे आज आप सभी से हुई है। वैसे भी कभी कोई संयोग बना तो हम उनसे अवश्य मिलेंगे। अर्पिता चित्रा से कहती है, जिसे सुन चित्रा बोली, संयोग, अवश्य, इतनी शुद्ध हिंदी और ये पॉजिटिव सोच, लगता है काफी कुछ एक जैसे गुण हैं दोनों में। हो सकता है, कहते हुए अर्पिता मुस्कुरा देती है। अर्पिता और चित्रा आपस में बातचीत कर रही होती हैं कि तभी एक 5 बरस का छोटा सा बच्चा एक बड़ी सी बॉल से खेलते हुए वहां आ जाता है। उससे कुछ ही पीछे उस बच्चे के माता पिता होते हैं, जिन्हें वो बीच बीच में मुड़ मुड़ कर देख लेता है। बच्चे को अपनी तरफ देखता पाकर उसके माता पिता हाथ हिला देते हैं, जिससे वो मुस्कुराते हुए वापस से खेलने लगता है। अर्पिता बच्चे की ये हरकत देखकर मुस्कुरा देती है। श्रुति, दोनों की बातें हो गई हो तो मैं अब परम भाई से भी परिचय करवा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल श्रुति, बातें तो चलती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती। और अभी तुम इनका परिचय करवाओ, मैं जरा त्रिशा को देखती हूँ, कहीं प्रशांत को परेशान न कर दे। चित्रा श्रुति से कहती है, ओके दी, आप देखिए हम लोग भी आते हैं। श्रुति ने चित्रा से कहा। उसके बाद चित्रा वहां से चली जाती है और श्रुति अर्पिता का परम से परिचय करवाती है। परम, जो अब तक अर्पिता को ध्यान से सुन रहा होता है, उसे उसमें एक झलक राधिका की दिखती है। राधु यहाँ कैसे? ऐसा कह परम दोनों हाथ उठाकर अपनी आंखें मलने लगता है और फिर हाथ हटाकर आंखें बड़ी कर अर्पिता को देखने लगता है। अर्पिता, ये है मेरे परम भाई। हाँ, हम दोनों ही सेम एज ग्रुप के हैं। प्रशांत भाई हम दोनों से लगभग 6 महीने ही बड़े होंगे। श्रुति ने अर्पिता की ओर देखकर कहा। उसकी बात सुन अर्पिता परम से हेलो कहती है, जिसे सुनकर परम एक गहरी सांस ले मन ही मन कहता है, थैंक गॉड, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। एक पल को तो मुझे लगा था कि ये राधु की कॉपी है, गॉड ने मुझ पर तरस खाकर इन्हें यहाँ भेज दिया, बेकार में मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाती। अर्पिता के हेलो का जवाब ना देने पर श्रुति परम के कान के पास जाकर धीरे से कहती है, कहाँ खो गए आप भाई?
कहीं आप भी तो नहीं मेरी दोस्त में राधू भाभी को ढूंढने लगे। परम भाई, दोनों लगभग एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी बहुत अलग हैं। ओके? हाँ हाँ ओके, समझ गया मैं, परम ने धीरे से कहा, जिसे सुनकर श्रुति को हंसी आ जाती है। किरण, जो उन तीनों से कुछ ही दूरी पर खड़ी होती है, चलकर अर्पिता के पास आ जाती है। वहीं वो बच्चा खेलते हुए बॉल पर एक किक लगा देता है और बॉल सीधा किरण के सामने आकर रुक जाती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे पाती है। अर्पिता यार, मैं कब से देख रही हूँ तुझे, तू माँ के पास तो नहीं जा रही है बल्कि यहाँ खड़े हो। इतने में ही वो बॉल से उलझती है और गोल गोल घूमकर परम को स्पर्श करते हुए नीचे गिर जाती है। किरण का परम से टकराते समय श्रुति का फोन रिंग करने लगता है, जो किरण के गिरने के बाद भी रिंग करता ही रहता है। श्रुति फोन उठाकर देखती है, जो कि सात्विक का होता है, और वो एक तरफ चली जाती है। किरण परम को देखती है और उठकर खड़ी हो जाती है। परम के स्पर्श से उसे कुछ एहसास की अनुभूति होती है, जिस कारण वो उससे कुछ नहीं कहती है। वहीं परम भी खड़ा हो जाता है और किरण से सॉरी कह वो वहां से चला जाता है। श्रुति भी फोन रख वहां से चली आती है। परम को वहां ना देख वो कहती है, ये परम मुझे बिना बताए चला गया, मेरे लिए रुका भी नहीं, इसे तो मैं घर जाकर देख लूंगी। इतने में वो किरण की ओर देखती है और अर्पिता से कहती है, अर्पिता, ये किरण है ना तुम्हारी मासी की बेटी, उस दिन ये तुम्हारे साथ ही आई थी ना फंक्शन में। अर्पिता ने कहा। ओके, तो फिर अर्पिता, अभी के लिए बाकी सबके पास चलते हैं। श्रुति कुछ सोचते हुए अर्पिता से कहती है। अर्पिता, सॉरी यार, यही तो हम कब से बताना चाह रहे थे कि आज हम यहाँ मूवी देखने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ अपनी मासी और किरण के साथ शॉपिंग के लिए आए हैं। क्या? और मैंने समझा कि तुम यहाँ। खैर कोई नहीं, एक काम करो ना, तुम भी अपनी मासी से कहो कि वो भी मूवी देख लें, तब तो तुम हम सबके साथ फिल्म देखोगी ना। श्रुति ने अर्पिता से कहा। हाँ, फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं है, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्पिता, तुम्हें भले ही परेशानी नहीं हो, लेकिन माँ को जरूर होगी, क्योंकि उनके अनुसार अभी ये समय फिल्म देखने का नहीं है, बल्कि अभी समय है घर जाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, किरण ने उदासी भरे स्वर में कहा, जिसे सुनकर श्रुति भी उदास हो जाती है। वो अर्पिता से कहती है, ठीक है, फिर तुम जाओ, कल मिलते हैं कॉलेज में। ओके बाय। ओके श्रुति, बाय, अर्पिता ने कहा और किरण को साथ लेकर दोनों ही बीना जी के पास जाने के लिए बढ़ जाती हैं। वहीं श्रुति प्रशांत, चित्रा और परम के पास चली आती है और उसे अकेला आता हुआ देख प्रशांत और चित्रा दोनों एक साथ कहते हैं, श्रुति, तुम अकेले आई हो, तुम्हारी दोस्त अर्पिता कहाँ है? दोनों का एक साथ अर्पिता के बारे में पूछने पर श्रुति उदास होकर कहती है, वो तो अपनी मासी के पास गई, वो अपनी मासी के साथ शॉपिंग के लिए आई थी, हम सबके साथ फिल्म देखने के लिए थोड़ी आई थी, तो इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? श्रुति, आफ्टर ऑल फैमिली इज फर्स्ट, प्रशांत ने श्रुति से कहा। सो तो है भाई, तो फिर चलिए हम सब चलते हैं, शो शुरू होने वाला होगा, श्रुति मुस्कुराते हुए कहती है और सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इतने में प्रशांत का फोन रिंग होता है और वो नंबर देखता है, जो कि घर से होता है। चित्रा, परम, मैं अभी आता हूँ, घर से कॉल आ रहा है, इसे अटेंड करना जरूरी है, ये लो एंजल को संभालो, वैसे भी ये सो चुकी है तो ज्यादा परेशान नहीं करेगी, प्रशांत ने त्रिशा को परम को देते हुए कहा और वो वहां से बाहर चला आता है। वहीं जब अर्पिता और किरण दोनों आगे बढ़ती हैं तो एक फ्लोर पर उन्हें वही मासूम सा प्यारा सा बच्चा दिख जाता है, जो मस्ती में खेलते हुए बॉल के पीछे पीछे दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों की तरफ चला आ रहा है। अर्पिता और किरण दोनों ही उसे देखती हैं। ओह नो, दोनों एक साथ तेज आवाज में कहती हैं। अर्पिता वहीं खड़े होकर उसके पेरेंट्स को देखने लगती है और अर्पिता बिना एक पल गवाए उस बच्चे के पीछे दौड़ लगा देती है और समय रहते बच्चे तक पहुंचकर उसे उठा लेती है। प्रशांत फोन से अपने घर पर बात कर रहा होता है और आवाज सुनकर फोन कान से हटाकर आसपास देखता है, लेकिन उसे सामने कोई नहीं दिखता, तो वो वापस से फोन को कान से लगा बातचीत करने लगता है। बात करने के साथ साथ वो आसपास के दृश्यों को भी देखता जाता है। बात करते करते उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है, जिसमें उसे अर्पिता एक बच्चे को हाथों में पकड़े हुए दिखती है। बच्चा डर की वजह से रो रहा होता है। अर्पिता उसे गोद से नीचे उतार देती है और खुद घुटनों के बल बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे आप तो डर रहे हैं, आपकी माँ तो हमसे कह रही थी कि आप तो काफी ब्रेव हैं, आपको तो डर भी नहीं लगता और आप तो यहाँ रो रहे हैं, इसका मतलब आपकी माँ आपके बारे में गलत बोल रही थी। अर्पिता की बात सुन वो बच्चा धीरे धीरे चुप हो जाता है और कहता है, दीदी मुझे डर नहीं लगता, वो तो मैं इसलिए रो रहा था कि मेरी गेंद वहां नीचे चली गई है। बच्चा हाथ के इशारे से बताते हुए कहता है, ओह तभी हम सोचें। अर्पिता अपने माथे पर उंगली रखकर सोचते हुए कहती है। प्रशांत, जो नीचे से दोनों के बीच हो रही बातचीत को ध्यान से देख रहा होता है, बच्चे के इशारा करने पर उसकी नजर नीचे लुढ़क रही बॉल पर पड़ती है। प्रशांत सारी बात समझकर बॉल को उठा लेता है और उसे लेकर सीढ़ियों के जरिए ऊपर चला जाता है। हे लिटिल चैम्प, आपकी बॉल, कह प्रशांत बॉल उस बच्चे की तरफ बढ़ा देता है। बच्चा थैंक यू अंकल, और मुस्कुराते हुए बॉल को हाथ में ले लेता है। इस समय उसके चेहरे पर इतनी खुशी होती है जैसे उसे गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। इतने में किरण भी वहां आ जाती है और उसके साथ उस बच्चे के माता पिता भी आते हैं। माँ कहते हुए वो बच्चा दौड़कर उनके पास चला जाता है। वो बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और अर्पिता से धन्यवाद कहते हैं। अर्पिता उनकी बात सुन कहती है, माना कि इस व्यस्त जीवन में कुछ पल अपने लिए चुराना बहुत मुश्किल है, हम जैसे तैसे निकाल लेते हैं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उन पलों में बाकी जिम्मेदारियां भूल जाएं। अर्पिता की बात सुन वो सॉरी कहते हैं और बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं।
अर्पिता प्रशांत को वहां देख मन ही मन खुद से कहती है, एक ही दिन में आपको दोबारा देख हमारी तो शाम ही सुहानी हो गई प्रशांत जी। वो चोरी चोरी प्रशांत की ओर देखती है और सोचती है, काश आपके पास हमारे लिए व्यतीत करने को कुछ लम्हे और होते। वो वहां से चली आती है। अर्पिता के व्यवहार को देख प्रशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट स्वयं ही आ जाती है और वो खुद से कहता है, जब जब मैं मिलता हूँ तुमसे तुम मुझे बहुत अलग सी लगती हो। कभी नए से रंग में दिखती हो तो कभी नए से ढंग में मिलती हो। कुछ तो बात है मिस अर्पिता तुम में, कहते हुए प्रशांत वापस हॉल में आ जाता है। ये चारों ही मूवी का आनंद लेने लगते हैं। वहीं उसी मॉल के दूसरे हिस्से में अर्पिता किरण बीना जी के पास पहुंचती हैं। बीना जी दोनों को वहां देख उनसे पूछती है, अरे तुम दोनों अपनी शॉपिंग करके आ गई? अपनी माँ की बात सुनकर किरण अर्पिता से फुसफुसाते हुए कहती है, तेरा ही कहना था कि मासी के साथ शॉपिंग करनी है, तो अब माँ की बात का जवाब भी तुम ही दोगी, ओके? ठीक है, तुम ज्यादा चिंता ना करो, हम संभाल लेंगे। कहते हुए अर्पिता बीना जी से कहती है, मासी वो हमने सोचा कि पहले आपके साथ ही शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी बाद में एक साथ हम सब कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेंगे। तो ये बात है। बीना जी अर्पिता के सर पर प्यार से हाथ रखती हैं और कहती हैं, मेरी प्यारी बच्ची, बस ऐसे ही रिश्तों को सहेज कर रखना। और कुछ ही देर में उनकी खरीदारी पूरी हो जाती है और वो किरण और अर्पिता की तरफ देखती हैं। अर्पिता जिसके चेहरे पर शिकन का नामो निशान नहीं होता है और किरण जिसके मुंह से उदासी झलक रही है, जिसे देख बीना जी कहती हैं, अब मैं तो थक गई हूँ, अब मुझसे तो शॉपिंग नहीं होगी। अब आप दोनों ही जाइए और अपने लिए जो भी खरीदना है वो खरीद लीजिए, मैं यहाँ रखी हुई चेयर पर बैठती हूँ। मासी आप थक गई हैं तो हम घर चलते हैं, वैसे भी सब जरूरी सामान तो लगभग खरीद ही लिया है, बाकी शॉपिंग तो हम सब बाद में करते रहेंगे, क्यों किरण? हाँ ये सही है माँ, वैसे भी आज मेरा मन नहीं है कुछ खरीदने का, मैं तो जब से आई हूँ तब से मुझे बोरियत ही महसूस हो रही है, किरण ने कहा और धम से वहीं खाली पड़ी जगह पर बैठ जाती है। मासी और किरण आप दोनों ही थक गए हैं तो फिर यहाँ मत बैठिए, आप हमारे साथ वहाँ कैंटीन एरिया की तरफ चलिए, वहाँ पर बैठकर आप लोग अपनी पसंदीदा अदरक वाली चाय की एक ताजगी भरी चुस्की ले लीजिएगा, जिससे ये जो थकान हो रही है ना आप दोनों को, वो कहाँ छूमंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे हाँ अर्पिता, तुमने कहा भी तो था ना कि तुम्हें यहाँ खाना खाना है, तो फिर चलते हैं, बीना जी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। और उसके बाद तीनों कैंटीन पहुंचती हैं, जहां अर्पिता बीना जी और किरण के लिए चाय का ऑर्डर करती है और अपने लिए एक कैपेचिनो मंगवाती है। कुछ ही देर में उनकी चाय और कॉफी दोनों आ जाते हैं और तीनों बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। बीना जी अर्पिता से अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करने के लिए कहती है, लेकिन अर्पिता मना कर देती है और तीनों से घर चलने को कहती है। बीना जी, अर्पिता और किरण तीनों घर आ जाते हैं, जहां जरूरी काम करने के बाद अर्पिता और किरण दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अर्पिता आज शाम को हुई मुलाकात के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही होती है। वहीं किरण अपनी किताब लेकर बैठी हुई होती है। पढ़ते पढ़ते किरण अचानक से हंसने लगती है और उसकी हंसी का स्वर कमरे में फैली खामोशी को तोड़ता है। अचानक ही किरण को हंसता हुआ देख अर्पिता उसे हैरानी से देखती है। अर्पिता, किरण क्या हो गया, अब ये अचानक से क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं अर्पिता, कुछ सोचकर हंसी आ गई। ऐसा क्या याद आ गया किरण, हमें बताओगी? तुम जानना चाहती हो तो मैं बताती हूँ। आज शाम की घटना याद आ गई यार, जब मैं तुम्हारी दोस्त के भाई से टकराई। क्या सीन था, एकदम पहली नजर के प्यार वाला। पता है, बॉल मेरे ही सामने आकर रुकी और मैं लड़खड़ाते हुए उससे जा टकराई और फिर नीचे धड़ाम से गिर गई। तो मैं सोच रही थी कि काश मैं नीचे ना गिरकर उसकी बाहों में गिरती तो बिल्कुल वही फीलिंग आती, एकदम फिल्मी। कहते हुए किरण खो जाती है और इस बात की कल्पना करने लगती है। ओह, तो इसलिए किरण को हंसी आ गई। वैसे क्या पता तुम जिससे टकराई वही तुम्हारा स्पेशल वन हो। अर्पिता ने कहा। मजे ले रही हो मेरे, क्यों? किरण ने अर्पिता की ओर देखकर कहा। अच्छा, वैसे शुरुआत भी तुमने ही तो की थी किरण, जो हुआ वो संयोग था। अब तुम इसे अपनी इमेजिनेशन बना रही हो, तो फिर हमने सोचा कि अब आग लग ही गई है तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा घी डाल ही देते हैं, क्या पता इसमें कोई खिचड़ी पक ही जाए। अर्पिता ने इतनी ढलती हुई आवाज में कहा, जिसे सुन किरण हंसने लगती है। अरे हाँ, खिचड़ी से मुझे याद आया, आजकल खिचड़ी कहीं और ही पक रही है, वो भी पुराने बीरबल तरीके से, यानी धीमी आंच वाली। तुम्हें पता है इस बारे में कुछ? किरण ने अर्पिता की ओर देखकर कहा। क्या हम कुछ समझे नहीं? अर्पिता ने अनजान बनते हुए कहा, जैसे कि वो उसकी बात का मतलब समझी ही ना हो। किरण की बात सुनकर अर्पिता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो किरण की ओर देखने लगती है। किरण उसके चेहरे के पास आती है और धीमे से उससे कहती है, रिलैक्स अर्पिता, घबराओ नहीं डियर, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अब मैं चली सोने, सो शुभ रात्रि। किरण की बात सुनकर अर्पिता सवालिया नजरों से उसकी ओर देखती है और किरण थोड़ी मस्ती के मूड में, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, गुनगुनाते हुए वो वहां से सोने चली जाती है। किरण के गाने को सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए अपना सर पीट लेती है। ये लड़की भी ना, कहते हुए अर्पिता लाइट्स ऑफ कर सपनों की दुनिया में चली जाती है। अगले दिन बीना जी थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं और घर की साफ सफाई कर हॉल में रखे सोफे और पर्दों के कवर बदल देती हैं। हेमंत जी ताजे फूल ले आते हैं, जिन्हें बीना जी गमले में सजा देती हैं। दया जी भी अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं और बीना को काम करने के लिए निर्देश देने लगती हैं।
हे भगवान, दिन चढ़ाया और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि वो लोग समय के बड़े पाबंद हैं। ठीक 12 बजे वो सभी यहाँ पहुंच जाएंगे। और आपने किरण से बात करी इस बारे में? कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी किरण कुछ ऐसा कर दे जो सही ना हो। बीना जी ने नीचे फर्श पर कारपेट बिछाते हुए हेमंत जी से कहा, जो इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। हेमंत जी, नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार किरण अकेली थी, इसलिए नर्वस हो गई थी बीना जी। इस बार तो यहाँ अर्पिता भी मौजूद है, और अर्पिता का स्वभाव तो तुम जानती ही हो कि किरण को संभालना उसे बखूबी आता है। और किरण से बात मैं अभी करके आता हूँ और अर्पिता के सामने करता हूँ, जिससे वो सारी बात समझकर किरण को समझा सके। हाँ, ये भी सही रहेगा। आप अभी जाकर बात करिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाएं और कॉलेज निकल जाएं। अरे यार, अच्छा बोलो ना, अभी समझाया था ना कि वैसा कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तुम बेकार में डर रही हो। मैं जा रहा हूँ और किरण से बात कर उसे मनाकर ही लौटूंगा। ठीक, ऐसा कह हेमंत जी के कदम सीढ़ियों से किरण के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजे के पास पहुंचकर उनके कदम ठिठक जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के उस तरफ किरण और अर्पिता दोनों बहनें कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। किरण हंसते मुस्कुराते हुए अर्पिता को छेड़ते हुए तैयार हो रही है। किरण और अर्पिता के चेहरे की मुस्कुराहट देख हेमंत जी भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं और किरण की शरारतों के दृश्य उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगते हैं। समय कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। मेरी नन्ही सी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए मैंने गुड्डा तलाशना भी शुरू कर दिया। मेरी नन्ही राजकुमारी। हेमंत जी अपनी आंखें पोंछते हैं और अंदर चले आते हैं। पापा, आप? किरण हेमंत जी की ओर देखकर कहती है और चुपके से अर्पिता की ओर देखने लगती है। हाँ किरण, मैं ही हूँ। आप हैरान इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं कभी आपके कमरे में आता नहीं हूँ। जी पापा, किरण ने संक्षिप्त सा कहा और चुप हो गई। हेमंत जी भी कुछ क्षण के लिए खामोश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर बच्ची ने कुछ गलत तो नहीं कहा। कमरे में 2 पल के लिए खामोशी पसर जाती है, जिसे हेमंत जी ये कहकर तोड़ते हैं, बहुत दिन हो गए आपसे कुछ पल चैन से बैठकर बात ही नहीं की, सोचा आज आपसे कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। किरण ने हेमंत जी की ओर देखा, जो उसके यूं अचानक से देखने पर थोड़ा सा झिझक गए थे। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखी और किरण से कहने लगे, किरण, मेरे यहाँ आने का जो कारण आप समझ रही हैं वो सही है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। मैं यहाँ उसी संबंध में बात करने आया हूँ। बेटे, इस समाज में रहने के कुछ नियम कायदे होते हैं जो सभी पर लागू होते हैं, हम पर भी हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती की जाएगी आपके साथ। आप एक बार सबसे मिलें, जानें, परखें, उसके बाद कोई निर्णय लें, और आपका वो निर्णय हम सभी को मान्य होगा। बस मिलने के लिए ही कह रहा हूं मैं आपसे, बाकी आगे का निर्णय तो आप ही का होगा। आप पर कोई दबाव नहीं है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? हेमंत जी की बात का किरण कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख अर्पिता कहती है, हम बीच में बोल रहे हैं उसके लिए हम माफी चाहेंगे मौसा जी। हम आपकी बात का अर्थ समझ गए हैं और आप निश्चिंत रहिए, किरण सबसे अवश्य मिलेगी। हम उसे नीचे ले आएंगे। अर्पिता की बात सुनकर किरण ने चुभती हुई निगाहों से उसे देखा और फिर अपनी नजरें फेरकर चुपचाप बैठी रही। उसकी चुप्पी देख हेमंत जी अर्पिता की ओर देखते हैं और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण को देख अर्पिता पलकों के साथ गर्दन झुकाकर अपनी सहमति व्यक्त करती है। हेमंत जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और किरण के सर पर हाथ रख वहां से नीचे चले आते हैं। बीना जी, जो थोड़ी सी परेशान होकर इधर से उधर करते हुए सारे काम कर रही हैं, हेमंत जी को आया हुआ देख वो फौरन उनके पास चली आती हैं और बेचैन निगाहों से उनके चेहरे की तरफ देखने लगती हैं, जैसे उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही हों। हेमंत जी कुछ सोचते हैं और फिर बीना जी की ओर देख कहते हैं, बीना जी, किरण ने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्पिता ने आश्वस्त किया है कि वो किरण से इस बारे में बात करेगी। मैं समझ सकती हूँ किरण के मन में चल रहे उफान को। उसका कुछ ना कहना स्वाभाविक ही है। हमने भी तो उसे उस समय बताया है जब लड़के वाले उसे देखने ही आ रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ। ये सारे प्रोग्राम तो पहले से बनाए जाते हैं ना कि जिस दिन आना हो उसी शाम फोन करके कह दिया कि माँ तैयारी करके रखना, कल लड़के वाले किरण को देखने आ रहे हैं। ये भला क्या बात हुई? और माँ जी भी बिल्कुल सुबह बताने बैठी। कल शाम को ही बता देती तो किरण से बात कर सारी सिचुएशन ही सामने रख देते, तो शायद वो खुद को थोड़ा बहुत तैयार कर लेती। लेकिन नहीं, सीधा सिर पर आकर ही बम फोड़ना है। बीना जी खुद से ही कहे जा रही हैं, जिसे हेमंत जी उनकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, बीना जी, तुम आज भी नहीं बदली। हेमंत जी की बात सुन बीना जी आंखें तरेरते हुए कहती हैं, जी, और अब नहीं बदलूंगी। ठीक, अब परे हटो, अपना बचा हुआ काम करो। जब कुछ ना सूझा तो लगे मस्करी करने, कितना सारा काम पड़ा है। बीना जी झूठ मूठ का गुस्सा कर वहां से रसोई में चली जाती हैं और हेमंत जी वहां से बाजार के लिए निकल जाते हैं।